इस कहानी के स्टार्ट में राइली को दिखाया जाता है जो कि हॉकी मैच खेलने के लिए तैयार थी। उसके इनसाइड इमोशन में जॉय उसे कंट्रोल कर रही थी। राइली अपने फ्रेंड्स की टीम के साथ मैच खेल रही थी जबकि राइली के पेरेंट्स उसे चेयर अप कर रहे थे। राइली अब 13 साल की टीनेजर हो चुकी थी जो काफी अच्छे से ग्रो कर रही थी। 13 साल से राइली में जॉय, एंगर, फियर, डिस्गस्ट और सैडनेस जैसे इमोशंस मिलकर कंट्रोल कर रहे थे। राइली एक अच्छी बच्ची, हमेशा फर्स्ट आने वाली और अपने पेरेंट्स का कहा मानती है। वो एक रॉक स्टार है और अच्छे दिल की इंसान है। इन सब खूबियों के साथ मिलकर ही राइली की पहचान बनती है, जिसमें राइली के इमोशंस की मुकम्मल मेहनत शामिल थी। राइली 13 साल बाद एक मिनी ट्री बना था जो कि उसे एक अच्छे इंसान होने की याद दिलाता था। हॉकी मैच के दौरान एक मिस्टेक हो जाने की वजह से राइली 2 मिनट की पेनल्टी पर थी, मगर अब ये टाइम पूरा होने पर वो फिर से एक अच्छा कमबैक करती है। इस वक्त तक मैच बराबर स्कोर पर था। राइली की टीम को जीतने के लिए जल्दी से एक गोल करना था। इस एक गोल करने में राइली को उसकी फ्रेंड्स की मुकम्मल सपोर्ट होती है और यूं राइली और उसकी टीम जीत जाती है। राइली के अंदर एक खूबसूरत याद बनती है और इधर राइली के पेरेंट्स भी इसकी कामयाबी पर बहुत खुश थे। इधर कोच रॉबर्ट की एंट्री होती है और उन्होंने राइली के मैच की बहुत तारीफ की और उस आखिरी गोल की जो इन तीनों ने मिलकर किया था वो निहायत ही शानदार था। और इस मैच को देखकर कोच रॉबर्ट उन्हें बताती हैं कि हर साल वो एक ट्रेनिंग कैंप लगाती हैं एरिया के बेस्ट प्लेयर के लिए, जिसके लिए वो इन्हें एक पंफलेट भी देती है। कल से वो कैंप की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रही थी। इन तीनों को इस कैंप के लिए चूज किया गया था। ये सुनकर तीनों बहुत खुश होती हैं और कल कैंप में आने का वादा करती हैं। घर आकर राइली के पेरेंट्स भी इसकी खूब तारीफ करते हैं, लेकिन राइली को याद आता है कि मैच में प्लेंटी वाले इंसिडेंट का। तब वो परेशान हो जाती है कि मेरी वजह से आज टीम हार भी सकती थी। लेकिन राइली के पेरेंट्स उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं और कहते हैं कि ऐसा हुआ तो नहीं ना, अब देखना तुम कल से स्टार्ट होने वाले कैंप में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करोगी। फिर वो राइली को गुड नाइट कहकर वापस अपने रूम में चले जाते हैं। इधर राइली के इमोशंस भी पैकअप कर रहे थे। जॉय ने एक ऐसा पाइप बनाया था जिससे वो बुरी यादों के दिमाग के आखिरी कोने में भेज दिया करता था और आज की प्लेंटी वाली याद को भी इसी तरह दिमाग के आखिरी हिस्से में भेज दिया गया, जबकि बाकी अच्छी यादों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर दिया गया। आखिर में बची सबसे अच्छी याद को जॉय लेकर सैडनेस के साथ इस जगह आती है। यहाँ सब यादें मिलकर राइली की बिलीव्स को मजबूत करती हैं और उसे कॉन्फिडेंस देती हैं, जिस सब से मिलकर राइली की पहचान बनती है। अब सारे इमोशंस सो रहे थे। गहरी रात थी। जब जॉय की आंख किसी अलार्म से खुलती है, सब इमोशंस भी जाग जाते हैं और इस अलार्म को हड़बड़ा कर पाइप के थ्रू दिमाग के पिछले हिस्से तक फेंक देते हैं। लेकिन उसी वक्त कंट्रोल रूम का ग्लास तोड़कर कुछ वर्कर्स अंदर दाखिल होते हैं। ये वर्कर्स इस रूम का एरिया बढ़ाने आए थे क्योंकि इस जगह कुछ मजीद इमोशंस भी आने वाले थे जिन्होंने पहले से मौजूद इमोशंस के साथ मिलकर काम करना था। ये इमोशंस यहाँ किसी भी वक्त आने वाले थे क्योंकि रॉयली अब एक टीनेजर हो गई थी। उस वक्त सिस्टम को अपग्रेड कर दिया गया था और पुरानी चीजें मुकम्मल खत्म कर दी गई। तभी नई इमोशंस की एंट्री होती है जिसमें सबसे पहले एंजाइटी, एनवी और एम्बैरेसमेंट शामिल थे। एंजाइटी जो कि बेचैनी थी, उसे हर काम के जल्द मुकम्मल करने की पड़ी होती। एनवी हर वक्त जेलस रहती। एम्बैरेसमेंट इस कदर शर्मीला था कि खुद शर्म के पानी में भीग जाता। एनवी एक बोर होने वाला इमोशन था जो जब राइली को कंट्रोल करता तो राइली को भी बोर करने लगे। इधर राइली जब सोकर उठी तो जॉय सिस्टम को कंट्रोल करने लगी ताकि राइली को खुश जगाए, मगर सिस्टम तो मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया गया था तो इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था और सिस्टम के बटन दबाने से राइली चिड़चिड़ी हो जाती है। इसके मूड स्विंग करने लगते हैं। जब राइली की मदर उससे कैंप जाने की तैयारी के मुतालिक पूछती भी है तो वो रूड होने लगती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि राइली तैयार होकर अपने फ्रेंड्स के साथ कैंप जा रही थी। राइली के पेरेंट्स उसे छोड़ने जा रहे थे। राइली और उसकी फ्रेंड्स बहुत खुश थी कि चलो आज अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो अगली टीम में हमारी सिलेक्शन, अगले साल हम बड़ी टीम में खेलेंगे। लेकिन इसी दौरान राइली को शक हो जाता है कि उसकी फ्रेंड्स उससे कुछ छुपा रही थी। राइली खामोशी से उन्हें देखने लगती है। फिर एक फ्रेंड के मुंह से अचानक निकल जाता है कि वो किसी और स्कूल जा रही है, जिससे राइली कुछ लम्हे के लिए खामोश हो जाती है। लेकिन उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि हम ये कैंप एक साथ गुजारने वाले हैं और हम हमेशा एक साथ मिलते रहेंगे, जिससे राइली कोई भी इमोशन नहीं दिखाती, लेकिन दिल में ही उसे ये बात बेहद बुरी लगती है कि वो दोनों उसे छोड़कर दूसरी जगह जा रही हैं और ये बात उसे अब बता रही हैं। तब उनके कैंप की जगह तक आ पहुंचे थे। उन्हें इस जगह छोड़ा जाता है। राइली के पेरेंट्स उसे किसी भी चीज की जरूरत पड़ने पर कॉल करने का कहते हैं, जिससे राइली को कोफत होने लगती है कि मैं सिर्फ 3 दिन यहाँ हूँ। राइली के पेरेंट्स अब वहाँ से चले जाते हैं तो राइली को सैडनेस कंट्रोल करती है। राइली उदास होकर थोड़ा रोने लगती है, मगर जल्द ही खुद को संभाल कर अपनी फ्रेंड्स को ढूंढने लगती है और वो दोनों उसे सामने ही नजर आ जाती हैं। राइली अपना सामान उठाकर तेजी से उनकी तरफ बढ़ती है और यहाँ उसकी अचानक किसी से टक्कर हो जाती है। राइली सामान समेत गिर पड़ती है। इसे उठाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ता है और ये थी हाई स्कूल की हॉकी टीम की टॉप प्लेयर वेलेंटीना। राइली उसकी बहुत बड़ी फैन थी। इस मौके पर राइली के न्यू इमोशंस उसे कंट्रोल करने लगते हैं, जिसे एंजाइटी
एंजाइटी और जेलसी, जिससे हड़बड़ा कर रॉयली कुछ भी ऊटपटांग बोलने लगती है। जॉय इन नए आने वाले इमोशंस को समझाने लगती है कि अभी सही वक्त नहीं है, तुम लोगों को मौका दिया जाएगा, लेकिन इस वक्त मुझे संभालने दो। एंजाइटी जो कि हर वक्त एक्साइटेड रहती थी, इस वक्त भी किसी की नहीं सुन रही थी और एंजाइटी नए इमोशन के साथ मिलकर ओवरटेक करती है, जिसकी वजह से रॉयली बजाय अपने पुराने फ्रेंड्स के पास जाने के वो वैलेंटीना के साथ चली जाती है, क्योंकि रॉयली को कहीं ना कहीं गुस्सा भी था कि उसके पुराने फ्रेंड्स ने धोखा दिया है, तो मुझे भी अब अपने नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। वैलेंटीना उसे अपने साथ लेकर चेंजिंग रूम में ले आती है। इस जगह सभी स्पोर्ट्स गर्ल मौजूद थी, जो कि लॉकर से अपनी चीजें निकालकर खुद को ट्रेनिंग के लिए तैयार कर रही थी। यहाँ रॉयली को अपनी फ्रेंड्स भी नजर आती हैं, तो रॉयली पर कंट्रोल अब जॉय का था, तो रॉयली बहुत खुश हो जाती है और अपने फ्रेंड्स के साथ सेल्फीज क्लिक करने लगती है। इस वक्त लॉकर रूम में कोच रॉबर्ट दाखिल होती है। वो सबको साइलेंट होने का कहती है, लेकिन उसके अलावा सब मेंबर्स खामोश हो जाते हैं। रॉयली और उसकी फ्रेंड्स अभी भी खुशखबरियों में बिजी थी। तब कोच गुस्से से डांटती है और सबसे मोबाइल ट्रेनिंग के खत्म होने तक के लिए अपने पास रख लेती है। अभी तक जॉय ने ही रॉयली को ओवरटेक किया हुआ था, तो रॉयली इस सब को बहुत लाइट लेती है, जिस पर कोच मजीद भड़क जाती है और इन सबको रिंग के चक्कर लगाने का कहती है, जिस पर टीम के सब मेंबर्स रॉयली से नाराज होने लगती हैं कि ये तुमने क्या किया। कोच इन सब के रिंग में चक्कर लगवाती हैं। 9 मिनट की ब्रेक के बाद इन्हें दोबारा से स्टार्ट करना था। इधर रॉयली सुन लेती है जब सीनियर इस बारे में बात कर रही थी, जिस पर रॉयली को एम्बैरेसमेंट ने घेर लिया और जल्द ही सैडनेस ने, जिसे रॉयली रोने लगती है। तब किसी इमोशन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। फिर एंजाइटी एक आइडिया लाती है, जिस पर जॉय भी उसे काम करने देती है। रॉयली आ जाती है वैलेंटाइन के पास और उसे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से सबको पनिशमेंट मिली, और साथ ही वो वैलेंटीना को खूब मस्का भी लगाती है कि मैं हमेशा आपकी बड़ी फैन रही हूँ और आप बहुत अच्छा खेलती हैं, मेरी विश है कि एक दिन आप जैसी बनूं। जिस पर वैलेंटीना उसको साथ ले जाती है रिंग में, साथ दिलासा देती है कि कोई बात नहीं। ये बात काफी हद तक संभल जाती है, जिस पर इमोशंस के साथ साथ जॉय भी एंजाइटी की काफी हद तक तारीफ करती है, लेकिन साथ जॉय वापस से ओवरटेक देने का कहती है। एंजाइटी सिरे से मुकर जाती है कि ये तो मेरा भी स्टार्ट था, प्लान बी देखना तुम। जॉय मना करती है कि हमें सिचुएशन के हिसाब से काम करना चाहिए। एंजाइटी इन सबको एम्बैरेसमेंट से कहकर पकड़वा लेती है और उन्हें कहती है कि देखो रायली अब बड़ी हो रही है, तो उसे चीजें समझने के लिए हम नई इमोशंस की जरूरत है। अब एंजाइटी पुराने इमोशंस को एक जार में बंद कर देती है और कैद करने सिक्योरिटी की निगरानी में जेल भेज देती है। इधर सिस्टम का पूरा कंट्रोल एंजाइटी के हाथ में था। एंजाइटी यहाँ पुरानी रॉयली का बना ट्री भी उखाड़कर दिमाग के पिछले हिस्से में फेंक देती है और डिसाइड करती है कि अब से वो एक नई रॉयली बनाएगी। एंजाइटी की वजह से बनी याद को लेकर वो नीचे आ जाती है। इस जगह पानी डाल देती है, जिससे एक लॉन्ग स्ट्रिप बनती है। ये नई स्ट्रिप मिलकर अब एक नई रॉयली बनाने वाली थी। इधर रॉयली भी अपनी पुरानी फ्रेंड्स के पास जाने के बजाय वैलेंटीना के साथ रहती है कि वो नए फ्रेंड्स बना सके। यहाँ जॉय और उसके साथ अपने पुराने इमोशंस लॉकर में बंद हैं। ये सब मुकम्मल अंधेरे में बंद थे। ये सब लोग काफी आवाजें देते हैं कि शायद कोई उनकी हेल्प के लिए आए। इधर टॉर्च की रोशनी में एक कार्टून कैरेक्टर सामने आता है। इसका नाम ब्लूफी था। रॉयली अपने बचपन में इसे बहुत देखा करती थी। ये इसका फेवरेट कार्टून था। इसे देखकर इन सबको थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो कोई तो है जो हमारी हेल्प करेगा। इनकी बातें चल ही रही थी कि लैंसी आ जाता है। ये गेम का कैरेक्टर था जो रॉयली को पसंद था, लेकिन ये दोनों कैरेक्टर काफी कमजोर थे और इनकी कोई हेल्प नहीं कर पा रहे थे। इसी वक्त में डार्क सीक्रेट आता है और इस जार को तोड़ देता है, जिसमें ये इमोशंस कैद थे। जार से आजाद होने के बाद अब मसला लॉकर से आजाद होने का आता है, जिसमें ब्लूफी का पाउची उन्हें क्रैक कर देता है और यूं ये सब इस कैद से बाहर निकल पाते हैं। लेकिन ब्लास्ट की आवाज सुनकर सिक्योरिटी आ जाती है। यहाँ लैंसी इनके काम आता है और इन सिक्योरिटी से जान छूटती है। सब इमोशंस इस बिल्डिंग से बाहर निकल आते हैं, लेकिन इनको पता ही नहीं था कि अब इन्हें क्या करना है। वो लोग जॉय से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना होगा। जॉय उन्हें प्लान समझाती है कि हमें सबसे पहले दिमाग के पिछले हिस्से में जाना होगा, वहाँ से असल रॉयली का ट्री ढूंढेंगे, फिर इसे लेकर वापस कंट्रोल रूम में आएंगे। जब जॉय कंट्रोल सिस्टम संभालेगी सब वापस से नॉर्मल हो जाएगा। ये इमोशंस इधर रॉयली के प्लान से एग्री करते हैं और सब दिमाग के पिछले हिस्से की तरफ जाने लगते हैं। इधर रात रॉयली सो चुकी थी, लेकिन इस पर अब भी कंट्रोल एंजाइटी का था, तो वो रॉयली को जल्दी जगा देती है। एंजाइटी चाहती थी कि वो वैलेंटीना पर अपना इंप्रेशन मजीद अच्छा करे, ताकि वो नए फ्रेंड्स बना सके और टीम के लिए उसकी सिलेक्शन हो सके। इस मकसद के लिए वो रॉयली के अंदर इस वक्त प्रैक्टिस करने का ख्याल डालती है। रॉयली रात के इस पहर प्रैक्टिस में लग जाती है। इस वक्त में वैलेंटीना भी वहाँ आ जाती है, क्योंकि वो भी इस टाइम प्रैक्टिस करती थी। यूं रॉयली का इंप्रेशन अच्छा हो रहा था। काफी देर तक प्रैक्टिस करने के बाद इन दोनों को भूख लग जाती है। अब ये लोग कुछ खाने के लिए चले जाते हैं। रॉयली के माइंड में पिज्जा के ख्याल चलने लगते हैं। इधर इमोशंस भी ख्यालों की बहती नदी को पार कर जाते थे। यहाँ इमोशंस में बात होने लगती है कि अगर हम दिमाग के पिछले हिस्से तक चले गए तो इस पूरे टाइम में एंजाइटी बहुत ज्यादा बखेड़ा कर डालेगी। वो तो पहले ही नई रॉयली बनाने के चक्कर में काफी गड़बड़ कर चुकी है। यूं जॉय को आइडिया आता है कि अगर सब नहीं तो किसी एक को कंट्रोल रूम में जाना चाहिए, ताकि वक्त आने पर वो बाकी सबको कंट्रोल रूम में एंटर करवा सके। और यहाँ वो लोग इस पाइप के थ्रू रेंगते हुए सैडनेस को ऑफिस जाने का कहते हैं। रॉयली का
कहना था कि तुम रॉयली को संभाल सकती हो। साथ ही वो पास पड़ा वॉकी टॉकी भी देती है कि जरूरत पड़ने पर इसका यूज करेंगे। सैडनेस इस पाइप से होती हुई कंट्रोल रूम से जाने लगती है। दूसरी तरफ राइली और वैलेंटीना एक साथ बैठे थे कि बातों के दौरान वैलेंटीना चॉकलेट खाने लगती है और साथ में उसे भी ऑफर करती है। राइली वो चॉकलेट लेकर खाने लगती है। हालांकि चॉकलेट तो कभी भी उसकी फेवरेट नहीं थी। चॉकलेट खाने से उसको उबकाई भी आने लगती है, मगर सिर्फ एंजाइटी की वजह से वो चॉकलेट के लिए इनकार नहीं कर पाई। एंजाइटी ऐसी ही कई सारी नई मेमोरी बनाती जाती और उससे बनने वाली नई स्ट्रिप से एक नई रॉयली बना रही थी, जो कि काफी हद तक नेगेटिव स्ट्रक्चर बना रही थी। रॉयली अब अपना ज्यादा वक्त नए फ्रेंड्स बनाने में गुजार रही थी। एक टाइम में जब वैलेंटीना के फ्रेंड्स इसे कोच का रूम दिखाती हैं, जिसमें एक डायरी रखी थी। वो रॉयली को बताती है कि इस डायरी में कोच ने टीम के मेंबर्स के मुतालिक लिख रखा है जो सिलेक्शन के लिए है और जो अभी तक अगले मैच के लिए रेडी नहीं। ये सुनकर रॉयली को एहसास होता है कि उनकी किस्मत का फैसला तो पहले ही लिखा जा चुका है। रॉयली इस डायरी को पढ़ने के लिए बेचैन होने लगती है, लेकिन जब बाकी सीनियर वापस जाने लगती हैं तो रॉयली भी उनके साथ जाने लगी थी, मगर एंजाइटी की वजह से वो अजीब बेढंगे तरीके से चलती है। ये सब लोग एक हॉल में आ जाती हैं। वो रॉयली को अपने फेवरेट ब्रांड का नाम बताती हैं, जो कि असल में रॉयली का भी फेवरेट था, लेकिन वो खुद को कूल दिखाने के चक्कर में झूठ बोलने लगती है और काफी उल्टा सीधा कहती है, जिससे वो पुल टूट जाता है जिस पर होते हुए रॉयली के पुराने इमोशन सफर कर रहे थे। जॉय को अब एहसास हो रहा था कि एंजाइटी ने रॉयली के साथ काफी कुछ बुरा कर दिया है, जिसे ठीक करने के लिए उन्हें जल्दी से कंट्रोल रूम पहुंचना होगा। लेकिन अब रास्ता टूट जाने की वजह से एक लंबा चक्कर काटकर उन्हें स्लीपिंग माइंड तक जाना था और ये चीज जॉय को काफी चिड़चिड़ा कर देती है, क्योंकि इसके साथ मौजूद इमोशंस बार बार उससे पूछ रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिससे जॉय भी गुस्सा होने लगती है कि हर बार मुझे भी नहीं पता होता कि हमें आगे क्या करना चाहिए, हर बार मेरे पास भी प्लान नहीं होता। इधर रॉयली बैठकर भूंकियां मार रही थी। यहाँ उसकी फ्रेंड्स भी आती हैं, लेकिन रॉयली के इग्नोर करने पर वो भी वहाँ से चली जाती हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता सब सोने के लिए उठने लगते हैं, जिससे रॉयली को काफी बुरा लगता है। वैलेंटीना उसे बताती है कि कल ट्रायल मैच है, जिसके लिए आज रात उसे रेस्ट करना चाहिए। अगर कल कोच ने उसे सिलेक्ट कर लिया तो अगली टीम के लिए वो जरूर खेलेगी। ये सोच लेकर रॉयली सोने के लिए आ जाती है। इधर एंगर खुशी को तसल्ली देती है कि तुम परेशान न हो, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। तभी इनकी नजर पड़ती है एक वैक्यूम पाइप पर, जिसके पाइप से प्रेशर छोड़ते ये सब ऊपर रैक पर चढ़ जाते हैं। इन भूल भुलैयों से निकलकर उन्हें सामने अब वो जगह दिखाई दे रही थी जहाँ उन्हें जाना था। तो अब ये सारे इमोशन अपना सफर दोबारा से स्टार्ट करते हैं और तेजी से अपनी पुरानी रॉयली का ट्री खोजने निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम का सीन दिखाया जाता है। इधर एंजाइटी और एनवे आपस में बातें कर रही थी। एंजाइटी कल के लिए बहुत एक्साइटेड थी कि जब हम मैच जीत जाएंगे तो कोच अगले मैच के लिए पक्का सिलेक्ट कर लेगी, लेकिन इधर एम्बैरेसमेंट को लास्ट वाकये की वजह से काफी बुरा लग रहा था। वो इस मेमोरी को हाथ में लिए खड़ा कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ सैडनेस, जो कि पाइप के जरिए कंट्रोल रूम में पहुंच चुकी थी और खुद को बुक के साथ छुपाने की कोशिश कर रही थी, एम्बैरेसमेंट उसे देख लेता है। सैडनेस घबरा जाती है कि अब तो वो पकड़ी जाएगी, लेकिन यहाँ सैडनेस उसे खामोश रहने का इशारा करती है। एम्बैरेसमेंट, जो कि एंजाइटी की हरकतों से उकता चुका था, वो खामोश रहता है और सैडनेस की हेल्प करता है उसे छुपाने के लिए। एंजाइटी भी काफी ज्यादा ड्रिंक पीकर जाके रहता है और बाकी इमोशंस को भी ना सोने के लिए फोर्स करती है। दूसरी तरफ जॉय और उसके साथी चलते चलते पहुंच चुके थे इमेजिनेशन लैंड में, जहाँ रॉयली के लिए ये लैंड बहुत सी खूबसूरत इमेजिनेशन का लैंड था। मगर अब इस जगह को देखकर जॉय भी काफी हैरान रह जाती है। इस जगह काफी कबाड़ भर चुका था। काफी अंदर आने पर पिलो कासल दिखता है, जो कि अब काफी बड़ा हो चुका था। इस जगह भी तमाम वर्कर्स अभी तक एक्टिव थे। यहाँ भी एंजाइटी सबको मुसलसल काम करने का कह रही थी। सोने से पहले बहुत ही अजीब और परेशान कर देने वाली थॉट्स रॉयली को भेजे जा रहे थे, जिस वजह से रॉयली को नींद नहीं आ रही थी। सामने स्क्रीन पर वो ख्याल चल रहे थे जो कि रॉयली को माइंड में प्रोसेस करते हैं, जैसे कल के मैच में हार जाना या फिर मैच के दौरान रॉयली गिर गई और सब उस पर हंस रहे हैं। ये सब देखकर जॉय परेशान हो जाती है और एक डेस्क पर जाकर अच्छे थॉट्स बनाकर सिस्टम तक भेजने लगती है, जिससे रॉयली का माइंड काफी हद तक पुरसुकून हो जाता है। एंजाइटी इन सब पर गुस्सा होने लगती है कि रॉयली को खुश करने वाले थॉट्स किसने भेजे, और फिर एंजाइटी को समझ आ जाता है कि जॉय उस कासल में है। जॉय इन वर्कर से हेल्प करने का कहती है कि हम सबका एक ही पर्पस है और वो है रॉयली को खुश रखना। वर्कर्स उसकी हेल्प करते हैं और उस ऑफिस से गलत ख्याल भेजना बंद कर देते हैं। इस तरह एंजाइटी का राब्ता भी स्क्रीन से टूटने से खत्म हो जाता है। रॉयली अब पुरसुकून हो जाती है, लेकिन कंट्रोल रूम में एंजाइटी बेहद बेचैन थी। वो रॉयली के माइंड सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करती है। रॉयली घबरा कर उठ जाती है और कोच के रूम में चली जाती है, जहाँ उसकी डायरी रखी थी। किसी तरह बचते बचाते रॉयली डायरी उठा चुकी, लेकिन तब बोरियत सिस्टम को छेड़ देती है, जिससे रॉयली को बोरियत होने लगती है। तब सैडनेस, जो कि ऑफिस में ही मौजूद थी, वो चीजें मजीद खराब होने से बचाने के लिए सिस्टम को टच कर देती है, जिससे रॉयली रोने लगती है। एंजाइटी को पता चल जाता है कि सैडनेस यहाँ मौजूद है। वो सैडनेस को ढूंढकर उसे पकड़कर लटका देती है। अब एंजाइटी वापस सिस्टम पर आती है। रॉयली के माइंड में बहुत ज्यादा बेचैनी और एक्साइटमेंट भर देती है, जिससे रॉयली जल्दी से वो डायरी खोल लेती है। डायरी में लिखा था कि रॉयली अभी अगले मैच के लिए रेडी नहीं है। ये देखकर रॉयली को बहुत बुरा
बुरा लगता है। दूसरी तरफ जॉय और उसके साथी एक बलून की हेल्प से उड़ते हुए अपने अगले स्टॉप पर जा रहे थे। राइली अब अपने रूम में वापस आ चुकी थी और मुसलसल सोच रही थी। कंट्रोल रूम में एंजाइटी नए नए आइडियाज की मांग करती है। जॉय और उनका बलून अब बहुत सारे आइडियाज यानी बल्ब के तूफान में फंस जाता है। इस तूफान से आइडियाज निकलकर कंट्रोल रूम तक जा रहे थे। चूंकि उन्हें भी कंट्रोल रूम तक ही जाना था, तो वो सब डिसाइड करते हैं कि जैसे ही कोई बड़ा आइडिया पाइप तक जाएगा, वो सब भी इनके साथ ही पकड़कर चले जाएंगे। कंट्रोल रूम में एंजाइटी बड़े आइडिया को मांगती है। जैसे ही एक बड़ा आइडिया खुशी और उसके साथियों के पास से गुजरता है, वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और पाइप तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पाइप के सिरे पर ही अटक जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरते ही जॉय को माइंड का पिछला हिस्सा दिखाई देता है और वो लोग तेजी से भागते हुए राइली का पुराना ट्री लेने जा रहे थे। दूसरी तरफ राइली वॉशरूम में जाती है और वैलेंटीना जैसे ही अपने बाल रेड करती है, ये सब एंजाइटी के आइडिया की वजह से था। राइली के पास वैलेंटीना और उसका ग्रुप आता है और जब उसके बालों के लट को अपने जैसा रेड देखती है, तो वो लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन साथ ही वो आपस में बात करती हैं कि शायद हमने इसे बहुत डरा दिया है। इधर एंजाइटी ने राइली का जो ट्री बनाया था, वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज था और वो उस ट्री में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी कि राइली कुछ नहीं कर सकती, जिससे एंजाइटी बहुत ज्यादा बेचैन हो जाती है। नजदीक ही सैडनेस जो कि बकेट में लटक रही थी, वो भी ये सब देख रही थी। अब वो एम्बैरेसमेंट से हेल्प मांगती है। सैडनेस उसे कहती है कि मुझे आजाद कर दो और साथ वैक्यूम पाइप को चला दो। इस पाइप के थ्रू खुशी और उसके साथी कंट्रोल रूम में आ जाते हैं। एम्बैरेसमेंट उनकी बात मान लेता है और पाइप का वैक्यूम ऑन कर देता है। एंजाइटी ये सब देख लेती है और उसे उनके प्लान की समझ आ जाती है। वो इस वैक्यूम को तोड़ देती है ताकि दूसरे इमोशंस अंदर ना आ सके। दूसरी तरफ जॉय और उसके साथियों ने राइली का पुराना ट्री हासिल कर लिया था। अब इनके सामने ही वैक्यूम पाइप टूट चुका था, तो उन्हें समझ नहीं आता कि वो लोग वापस से कैसे कंट्रोल रूम तक जाएंगे। इधर जॉय को वो सारी मेमोरीज नजर आती हैं जो उसने डंप कर दी थी। अब जॉय को समझ आ रहा था कि ये सारी मेमोरीज भी राइली को बहुत कुछ सिखा सकती थी। दूसरी तरफ एंजाइटी अपने होश खो बैठी थी। वो मुसलसल राइली से उल्टा सीधा करवा रही थी। राइली अपने मैच के मैदान में थी और किसी को भी गोल नहीं करने देती। राइली के अग्रेसिव रवैये की वजह से मैच के दौरान गलती होने पर उसे 2 मिनट की प्लेंटी पर भेज दिया जाता है। राइली के ट्री में मुसलसल बस एक ही आवाज गूंज रही थी कि राइली कुछ नहीं कर सकती। इधर जॉय और उसके साथी इमोशंस बुरी तरह फंस चुके थे। तब एंगर को याद आता है कि पॉकेट की हेल्प से हम सब जेल से आजाद हुए थे, अब भी पॉकेट हमारी हेल्प कर सकता है। वो सब मिलकर पॉकेट को आवाजें देने लगते हैं। पॉकेट के आने पर वो इसमें से कोई ऐसी चीज तलाश करने लगते हैं जिसकी हेल्प से वो सब कंट्रोल रूम तक आ सकते। इस पॉकेट में काफी तादाद में क्रैकर्स थे। डिस्गस्ट उन्हें आइडिया देती है कि क्यों ना इन सब इमोशंस को हम बहा कर ले जाएं और उसी दरिया में ले जाएं जहां से वो सब इमोशंस मिलकर रॉयली बनाते हैं। इस तरह काफी हद तक पुरानी रॉयली वापस आ सकती है। इस जगह क्रैकर्स लगाकर वो ब्लास्ट करते हैं और खुद भी इन इमोशंस के साथ बहते हुए इस दरिया तक आ चुके थे। सब इमोशंस और मेमोरीज पानी में जा गिरती हैं। इस जगह लिफ्ट से होते हुए वो इमोशंस और जॉय ऊपर कंट्रोल रूम में आ गए। यहाँ आकर पता चलता है कि एंजाइटी ने तो बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। एंजाइटी तेजी से सिस्टम को कंट्रोल करती जा रही थी और उसकी बेचैनी की वजह से ही रॉयली में काफी सारी मेमोरीज एक साथ चलने लगती हैं। रॉयली अब वेटिंग रूम में बैठी थी और सख्त घबराई हुई थी। उसे पैनिक अटैक आ रहा था। रॉयली पसीने में लथड़ी थी। जॉय सब कुछ बुरा होते देखकर एंजाइटी को रोकने आती है, क्योंकि एंजाइटी खुद भी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। जॉय किसी भी तरह से एंजाइटी को सिस्टम से दूर हटाती है। जब वो रॉयली का पुराना ट्री उस जगह लगाते हैं, तो मालूम होता है कि वो भी काम नहीं कर रहा। तब जॉय को समझ आने लगता है कि रॉयली हमारे कंट्रोल में नहीं, तो हमें सब कुछ छोड़ना होगा ताकि रॉयली वापस से नॉर्मल हो सके। रॉयली की ऐसी हालत की जिम्मेदार एंजाइटी खुद को समझ रही थी। उसे पता चल गया था कि हर वक्त ही वो रॉयली को कंट्रोल नहीं कर सकती, बल्कि हर इमोशंस को अपना टाइम है काम करने का। जॉय और बाकी इमोशंस अब बारी बारी रॉयली के पुराने ट्री को हक करने लगते हैं। इस तरह से रॉयली कुछ नॉर्मल होने लगती है। रॉयली की ऐसी हालत को उसकी पुरानी फ्रेंड्स भी नोट कर चुकी थी। वो अपनी नाराजगी भुलाकर रॉयली के पास आती हैं और पूछती हैं कि तुम ठीक हो। वो रॉयली से सॉरी भी करती हैं अपने गलत रवैये की वजह से। रॉयली जो कि अब काफी बेहतर हो चुकी थी, वो अपने फ्रेंड से माफी मांगती है कि मैं भी अपने रवैये की वजह से शर्मिंदा हूँ। अब चूंकि सिस्टम पर कोई भी इमोशन नहीं था, तो रॉयली भी अपने असल रवैये तक लौट आती है। अब रॉयली जब वापस से गेम की तरफ लौटती है, तो बहुत अच्छा और कोऑपरेटिव गेम खेलती है। रॉयली ने गेम तो जीत लिया था, मगर इसका बिहेवियर बहुत ही ज्यादा इमेच्योर था और रॉयली को कंफर्म था कि वो सिलेक्ट नहीं होगी, जिसके लिए उसने खुद को पहले से तैयार कर रखा था। और इस दफा रॉयली पर कोई एंजाइटी अटैक नहीं आया था, बल्कि सब इमोशन ने मिलकर रॉयली को संभालना स्टार्ट कर दिया था। रॉयली इस बार टीम में सिलेक्ट नहीं हुई, तो वो सोचती है कि अगले साल वो खुद को मजीद अच्छा तैयार करेगी। रॉयली अब पहले की तरह कॉन्फिडेंट और अपने असल के साथ वापस लौटती है। हालांकि इसकी पुरानी फ्रेंड्स उसे अब भी याद आती हैं, लेकिन वो हाइपर नहीं होती, बल्कि सिचुएशंस को कंट्रोल करने लगती है। हमारी आज की इमोशन से भरपूर स्टोरी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलेंगे एक नई और शानदार सी स्टोरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।